हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स सेशन में। आज तारीख है 30 मार्च 2026 और आज हम तीन बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स देखने वाले हैं जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। सबसे पहले बात करेंगे नासा के आर्टेमिस मिशन की। ये सिर्फ चांद पर वापसी नहीं है बल्कि इससे कहीं ज़्यादा है। फिर हम MGNRGA के एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे जो सीधे सीधे लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। और आखिर में हम ये देखेंगे कि भारत अपनी सप्लाई चेन्स को मजबूत क्यों कर रहा है और इसका नेशनल सिक्योरिटी से क्या लेना देना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो हमारा पहला टॉपिक है आर्टेमिस मिशन। ये आपके GS पेपर 3 मतलब साइंस एंड टेक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जरा डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये मिशन है क्या और अचानक से इतनी चर्चा क्यों हो रही है इसके बारे में। तो देखिए, खबर सीधी सी है। लगभग 50 साल हो गए हैं और इतने लंबे इंतजार के बाद नासा एक बार फिर इंसानों को चांद पर भेज रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस बार का मकसद सिर्फ जाकर झंडा गाड़ना नहीं है जैसा पहले हुआ था। नहीं, इस बार फोकस है चांद के साउथ पोल पर, जहां एक तरह का बेस बनाने की तैयारी है ताकि वहां लंबे समय तक रुका जा सके, रिसर्च की जा सके। अच्छा, इस पूरे मिशन को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। याद है कोल्ड वॉर का दौर? तब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक होड़ मची थी, स्पेस में कौन आगे निकलेगा। और शुरुआत में सोवियत यूनियन का पलड़ा भारी था। उन्होंने पहला सैटेलाइट स्पुतनिक भेजा, फिर पहले इंसान यूरी गगारिन को भी स्पेस में भेज दिया। अब ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज की बात थी, तो उन्होंने इसका जवाब दिया 1969 में अपोलो 11 मिशन के साथ, जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। ओके, तो कुछ की टर्म्स हैं, इनको फटाफट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अपोलो मिशन जो था 1960s वाला, उसका गोल एकदम पॉलिटिकल था, कोल्ड वॉर में अपनी धाक जमाना। लेकिन अब जो आर्टेमिस मिशन है, इसका गोल साइंटिफिक है, रिसोर्सेज खोजना है। इसके लिए जो व्हीकल यूज हो रहा है वो है ओरायन स्पेसक्राफ्ट। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी। ये ट्रीटी साफ कहती है कि स्पेस और चांद ये किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम सबका है। कोई भी देश इस पर अपना क्लेम नहीं कर सकता। अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई 50 साल बाद हम वापस जा ही क्यों रहे हैं? व्हाट्स द पॉइंट? UPSC पर्सपेक्टिव से इसके 4 मेन रीजंस हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला, चांद को एक तरह का बेस बनाना, मार्स मिशंस के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह। दूसरा, वहां मौजूद रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना, जैसे पानी की बर्फ, जिससे फ्यूचर में रॉकेट फ्यूल बन सकता है। तीसरा, एक नई स्पेस रेस शुरू हो गई है, इस बार USA और चाइना के बीच। और चौथा, साइंस, ये पता लगाना कि हमारी पृथ्वी आखिर बनी कैसे थी। इस तरह के बड़े सवालों के जवाब खोजना। अगर आप अपोलो और आर्टेमिस को कंपेयर करें तो इनमें दिन रात का फर्क है। अपोलो का लक्ष्य था पॉलिटिक्स, पावर दिखाना। आर्टेमिस का लक्ष्य है साइंस, खोज करना। सबसे बड़ा और आई थिंक सबसे ब्यूटीफुल चेंज है क्रू में। अपोलो में सिर्फ वाइट मैन थे, लेकिन आर्टेमिस इसमें पहली बार एक महिला और एक पर्सन ऑफ कलर चांद पर कदम रखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। लैंडिंग साइट भी इक्वेटर से बदलकर साउथ पोल हो गई है। हाँ, ये मिशन बहुत महंगा है, रिस्की भी है, इसीलिए अब सोलो नहीं, टीम वर्क हो रहा है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर। चलिए अब प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक फैक्ट्स नोट कर लीजिए। आर्टेमिस प्रोग्राम के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आर्टेमिस आई 2022 में हो चुका है, सक्सेसफुल रहा, इसमें कोई इंसान नहीं था। स्टेप 2, आर्टेमिस 2, ये 2026 में होगा, इसमें एस्ट्रोनॉट्स चांद का चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। एंड स्टेप 3, द बिग वन, आर्टेमिस 3, जो 2027 या 8 में होगा, जिसमें एक्चुअल ह्यूमन लैंडिंग होगी साउथ पोल पर। पार्टनर्स कौन कौन हैं? नासा के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ये नाम याद रखिएगा। ओके, अब तक जो भी पढ़ा उसे टेस्ट करने का टाइम है। ये रहा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, चलिए इसे साथ में सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है ये नासा और रॉसकॉस्मोस का जॉइंट मिशन है। गलत, रॉसकॉस्मोस नहीं है। स्टेटमेंट 3 कहता है लैंडिंग नॉर्थ पोल पर होगी। ये भी गलत, लैंडिंग साउथ पोल पर होगी। तो बचा क्या? स्टेटमेंट 2 जो कहता है कि इसका एक ऑब्जेक्टिव मार्स मिशंस के लिए बेस बनाना है। ये बिल्कुल सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ बी, 2 ओनली। सिंपल। अब मेंस की बात करते हैं। अगर मेंस में ये सवाल आता है कि आर्टेमिस मिशन अपोलो का रिपीट टेलीकास्ट क्यों नहीं है बल्कि एक जाइंट लीप है, तो आप क्या लिखेंगे? आपके आंसर में ये पॉइंट जरूर होने चाहिए। जियोपॉलिटिक्स से साइंस की तरफ फोकस का शिफ्ट, सिर्फ एक विजिट के बजाय एक सस्टेनेबल प्रेजेंस बनाने का गोल, मार्स के लिए एक गेटवे बनना, एंड ऑफ कोर्स एक इंक्लूसिव और डाइवर्स क्रू। ये पॉइंट्स आपके आंसर को स्ट्रक्चर देंगे।
ऑलराइट, चलिए अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है MGNREGA में वेजेस का इशू। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो GS पेपर 2 गवर्नेंस और GS पेपर 3 इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक इशू है ये। तो प्रॉब्लम क्या है? असल में MGREGA की जो मजदूरी है ना, वो कई बार स्टेट के मिनिमम वेज से भी कम होती है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, ये पैसा मिलता भी है तो महीनों की देरी से। अब आप ही सोचिए इसका नतीजा क्या होगा। लेबरर्स के लिए ये स्कीम अट्रैक्टिव नहीं रहती और इसका जो मेन पर्पस है वही कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। जरा इसका बैकग्राउंड समझ लेते। 2005 का ये जो MG नरेगा कानून है, ये हर रूरल फैमिली को 100 दिन के गारंटीड वर्क का वादा करता है। और ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, मतलब अगर आप काम मांगेंगे तो सरकार को काम देना ही पड़ेगा। अब कानून का सेक्शन 6(1) कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वेज रेट फिक्स करेगी, लेकिन सेक्शन 6(2) कहता है कि जब तक वो नहीं करती तब तक स्टेट की मिनिमम वेज लागू होनी चाहिए। और यहीं पर सारी गड़बड़ शुरू होती है। कुछ टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। VBG-RAM-G ये MGNREGA को रिप्लेस करने के लिए एक प्रपोज्ड नया कानून है। मिनिमम वेज वो लीगली फिक्स्ड रेट है जिससे कम मजदूरी देना इलीगल है। और CPIAL ये वो इंडेक्स है जिससे एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए महंगाई मापी जाती है और इसी के बेसिस पर MGNREGA की मजदूरी थोड़ी बहुत बढ़ाई जाती है। तो UPSC के लिए ये टॉपिक इतना ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले ये सीधा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड से जुड़ा है। जब वेजेस कम होते हैं तो गांव में लोगों की परचेजिंग पावर घट जाती है, जिसका असर पूरी रूरल इकोनॉमी पर पड़ता है। यही चीज डिस्ट्रेस माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण बनती है। लोग मजबूरी में शहर आते हैं। सो ये सोशल जस्टिस और गुड गवर्नेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से एक बड़ा इशू है। अगर हम इसका एक क्विक एनालिसिस करें तो पर्पस बहुत क्लियर है, एक सोशल सेफ्टी नेट देना। लेकिन चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। मार्केट रेट से कम वेजेस, डिलेड पेमेंट्स, करप्शन। सो वे फॉरवर्ड क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है। वेजेस को मिनिमम वेज एक्ट से लिंक किया जाए और पेमेंट्स को टाइमली किया जाए। यही दो सबसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक फैक्ट्स। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका सोशल ऑडिट कौन करता है? ग्राम सभा। अगर 15 दिन में काम नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का प्रोविजन है। और जो नया BBG-RAM-G एक्ट प्रपोज किया गया है वो 125 दिन के काम और इसे डिमांड ड्रिवन से सप्लाई ड्रिवन बनाने की बात करता है। ये एक बड़ा शिफ्ट होगा। चलिए एक MCQ देखते हैं। MGNREGA का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है? ऑप्शन A अर्बन पॉपुलेशंस, गलत। C सप्लाई ड्रिवन, गलत, ये डिमांड ड्रिवन है। D 200 डेज, गलत, 100 दिन है। तो करेक्ट आंसर है B। इसकी वेज रेट्स अक्सर स्टेट के मिनिमम वेज से भी कम होती हैं। एग्जैक्टली जो हम डिस्कस कर रहे थे। मेंस के लिए ये क्लासिक क्वेश्चन है। आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि कैसे कम और लेट वेजेस MGNREGA का सोशल सेफ्टी नेट वाला पर्पस को ही डिफीट कर देते हैं। अपने आंसर को स्ट्रक्चर कीजिएगा। पहले पर्पस बताइए, फिर बॉडी में बताइए कि लो वेजेस और डिलेड पेमेंट से कैसे डिस्ट्रेस और डेट बढ़ता है, एंड फाइनली कंक्लूजन में रिफॉर्म सजेस्ट कीजिए। ओके, अब आते हैं हमारे आज के फाइनल टॉपिक पर, सिक्योरिंग इंडिया सप्लाई चेन्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इकोनॉमी को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ता है एंड दैट मेक्स इट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर GS पेपर 3। हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में पैंडेमिक हो या फिर वॉर्स, इन ग्लोबल शॉक्स ने पूरी दुनिया के सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर दिया है और इससे इंडिया की वल्नरेबिलिटी, हमारी कमजोरियां साफ साफ सामने आ गई हैं, स्पेशली एनर्जी और फूड सिक्योरिटी के मामले में। सो अब हमें अर्जेंटली एक रिजिलियंट सप्लाई चेन बनाने की जरूरत है। हमारी डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है, जरा इन आंकड़ों को देखिए। हम अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। खाने का तेल, दालें, पोटेशियम जैसे फर्टिलाइजर्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए जरूरी लिथियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, इन सब के लिए हम दूसरे देशों पर हेविली डिपेंडेंट हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्विकली समझते हैं। सप्लाई चेन रेजिलियंस का मतलब है किसी भी शॉक को एब्जॉर्ब करने और उससे क्विकली रिकवर करने की एबिलिटी। फ्रेंड शोरिंग ये एक नई स्ट्रेटेजिक टर्म है। इसका मतलब है ट्रस्टेड और लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ अपनी सप्लाई चेन्स बनाना। एंड ऑफ कोर्स आत्मनिर्भर भारत, जिसका गोल ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करके सेल्फ रिलायंट बनना है। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी एनर्जी और फूड सिक्योरिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाती है।
मेक इन इंडिया की सक्सेस भी स्टेबल सप्लाई पर ही डिपेंड करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये हमारी जियोपॉलिटिकल डिपेंडेंसी को कम करता है, हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देता है। सरकार ने PLI स्कीम्स और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जैसे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन की हाई कॉस्ट और टेक्नोलॉजी की कमी। तो वे फॉरवर्ड क्या है? एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। हमें अपने इंपोर्ट सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना होगा, डोमेस्टिक R&D में इन्वेस्ट करना होगा और फ्रेंडली नेशंस के साथ स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट्स करने होंगे। प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक फैक्ट्स। इंडिया के टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर्स में रशिया, इराक और सऊदी अरेबिया हैं। PLI स्कीम में 14 की सेक्टर्स कवर किए गए हैं। IMEC कॉरिडोर और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इनिशिएटिव्स भी सप्लाई चेन रेजिलियंस और फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए ही है। चलिए एक फाइनल MCQ, फ्रेंड शोरिंग का सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन क्या है? इसका सीधा सीधा जवाब है B। अपनी सप्लाई चेन्स को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अलाइंड कंट्रीज के थ्रू राउट करना ताकि रिस्क मैनेज किया जा सके। और मेंस के लिए इस क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा। सिक्योरिंग क्रिटिकल सप्लाई चेन्स इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक इम्पेरेटिव बट अ कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी फॉर इंडिया। आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी को लिंक करना है, हमारी वल्नरेबिलिटीज को डिस्कस करना है और एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी सजेस्ट करनी है। तो ये थे आज के हमारे 3 क्रिटिकल टॉपिक्स। याद रखें, UPSC में कंसिस्टेंसी इज द की, तो डेली रिवीजन करते रहिए और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। थैंक यू।